नाज़रीन आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज के सोशल मीडिया की जो अहम खबरें हैं उनके बारे में बताएंगे, सोशल मीडिया की जो फैक्ट न्यूज़ है उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जुबली हिल्स उपचुनाव में जीत से कांग्रेस को मिली मजबूती, रेवंत रेड्डी का जलवा बरकरार। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो जुबली हिल्स जीत को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही जो इन्होंने बिहार में सीटें जीती उसका भी शुक्रिया अदा किया। वहीं आगे चलते हैं अगर तो नौगांव में हुआ धमाका, फॉरेंसिक जांच के दौरान हुआ विस्फोट, इसमें आतंकी एंगल नहीं, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। वहीं आज की जो आखिरी खबर वो ये कि जब वहाँ पे हमने देखा कि बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, उनका बयान सामने है कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जहाँ पे पहले से काफ़ी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही थी। इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद आपका खैर मकदम। जी शुक्रिया शायद सबसे पहले अगर हम बात करें तो जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने जीत दर्ज कर ली है। नवीन यादव को 98,988 वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी बीआरएस के उम्मीदवार जो थी सुनीता, उनको 74,259 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी लंकाला दीपक रेड्डी की जमानत जब्त हो गई। हालांकि ये जीत जो है कांग्रेस पार्टी या रेवंत रेड्डी के लिए एक प्रतिष्ठा की वो बन गई थी कि हम यहाँ से अगर हार गए तो शायद जो मुख्यमंत्री बने अब तक का समय हुआ है उसमें जो काम हुए हैं या हमने जो बयानात दिए वो सब कहीं ना कहीं साइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि इस जीत में कहीं ना कहीं योगदान एमआईएम का भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आपने जो है कोई भी माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं बनाया है। जुबली हिल्स का चुनाव नज़दीक आते ही माइनॉरिटी मिनिस्टर बना, वेलफेयर क्या बोलते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए अजहरुद्दीन को मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी लोगों का यही कहना था, यहाँ पे जो रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी उससे वहाँ का जो मुस्लिम जो वोटर है वो नाराज़ है। लेकिन कल जिस हिसाब से चीज़ें सामने उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे चीज़ें जो थी, अब जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो जुबली हिल्स में जो बीआरएस की हार है उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं और इसको लेकर के केटीआर की बेटी कविता ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कर्म का फल मिलता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए नतीजे काफ़ी ख़राब रहा, क्योंकि हमने देखा कि जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि इस चुनाव में उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है। हालांकि बीजेपी ने 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट बनाई थी। उस 40 स्टार कैंपेनर्स में केंद्रीय जो क्या बोलते राज्य मंत्री थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, आकर के खूब रैलियाँ हुई। लेकिन उसके बाद भी हालांकि मुझे लगता है कि ये जो लेट आपने जो उम्मीदवार वहाँ पे डाला था उसके बाद शायद चीज़ें बदली हैं। देखिए, जहाँ तक जुबली हिल्स उपचुनाव की बात है तो कल कांग्रेस के उम्मीदवार जब उन्होंने नवीन यादव वहाँ पे जीत दर्ज की तो उसके बाद से देखा गया शाम के वक्त खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का तारीफ करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आ। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब इनकी बहुत ही बड़ी योगदान रहा इस पूरे जीत में। और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि देखा गया कि 25,000 के वोटों के अंतराल से नवीन यादव को जीत हुई। बीआरएस की जो उम्मीदवार है उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केटीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने पे कांग्रेस पर एलिगेशन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं से निराश न होने की बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह की बातें की गई। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जुबली हिल्स में बीजेपी का कोई दबदबा स्टार्टिंग से था नहीं। तो ये कोई चौंकाने वाली रणनीति नहीं रही है, चौंकाने वाला कोई सीट सामने नहीं आया कि बीजेपी को कम सीटें माफ़ कीजिए कम वोट मिले, तो वो ज़्यादा किसी चर्चा के अंदर नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद से किशन रेड्डी का बयान सामने आया, उन्होंने सीधा तौर पे एमआईएम पे आरोप लगाते हुए कहा कि एमआईएम ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और कांग्रेस पे भी उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बीजेपी बीआरएस कांग्रेस पे एलिगेशन लगाती रहती है। एमआईएम पे भी तमाम तरह किशन रेड्डी के बयान सामने आए हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है वो काफ़ी वायरल होता है और उस पर खूब चर्चा की जाती है, और वो पोस्ट होता है कविता की। क्योंकि कविता की अगर बात की जाए तो खुद जब से उन्होंने अपने ही कुछ चचेरे भाई पे तमाम लोगों पर एलिगेशन लगाना शुरू किया तो बाद में उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन कल जब रिजल्ट आई उसके बाद से उनका सिर्फ एक लाइन का पोस्ट आता है इंग्लिश में, जो कि हिंदी का ये है कि कर्म जवाब देता है। इसके बाद देखा गया कि एक बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन जिस तरह से जुबली हिल्स चुनाव की बात की जाए तो उन्होंने
एमआईएम का एमआईएम ने अपना कैंडिडेट वहाँ पर नहीं उतारा, तो उसका भी जो पूरी तरीके से जो बढ़त है वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दी। एमआईएम भी डोर टू डोर जाकर हर उम्मीदवार जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे मिली, कांग्रेस को वोट करने की अपील की गई। तो ये फैक्टर रहा कि मुस्लिम जो है वो पूरी तरफ से कांग्रेस की तरफ भागे। और एक चीज़ और भी रही पूरे जुबली हिल्स चुनाव में कि कांग्रेस आखिरी वक्त तक उसको ऐसा लग रहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं, और शायद यही नतीजा रहा कि ऐन वक्त पे उनको कैबिनेट में किसी को शामिल करना पड़ा ताकि वो एक खास जो तबका है वो नाराज़ ना हो। और कांग्रेस ने उस वक्त जो कदम उठाए थे शायद वो सही रहा, और नतीजा अब जो है वो सामने आया, क्योंकि 25,000 वोट का जो ये हम देख रहे हैं बीच में अंतराल है, डिफरेंस है, तो इसमें एमआईएम की भी एक अहम भूमिका है। क्योंकि अगर एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारी होती तो शायद आज ये रिजल्ट नहीं होता। लेकिन कल खुद रेवंत रेड्डी भी सामने आए, मीडिया के सामने, और उन्होंने भी खुलकर एमआईएम की तारीफ की। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीआरएस जो कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव हार गई, उसके बाद से बाईपोल इलेक्शन जुबली हिल्स भी हार जाती है, तो अब उसकी क्या रणनीति होगी और आगे का उसका रोड मैप क्या होगा। बिल्कुल सही, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कल काफ़ी सारे बयान सामने आते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने एमआईएम की भी काफ़ी तारीफ़ की, असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी तारीफ़ की है। उसके बाद ही असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान सामने आता है। हालांकि उनका बयान बिहार से रिलेटेड था कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया। उसके बाद ही साथ ही उस बयान में उन्होंने यहाँ के लिए भी लोगों का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा है कि अब जो नवीन यादव वहाँ के एमएलए बनेंगे तो उनके लिए बहुत सारे काम है। सबसे पहले हम उनका बयान देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह, उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे समझे कि वो उन्होंने मजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूं, नौजवानों का, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का। अभी एक विधानसभा बलरामपुर में भी काउंटिंग चल रही है। आदिल हसन 600 वोटों से पीछे। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी मिलेगी। मगर सीमांचल की लड़ाई का हम आगाज 11 साल पहले किए थे और आज भी हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधायक पूरा कोशिश करेंगे और मैं भी वहां पर वादा किया हूं कि मैं आऊंगा वहां पर, और सीमांचल में डेवलपमेंट, इंसाफ, पलायन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, पुलों की तामीर और जो नदी के कटाव का काम है, ये सब हल करने की हमारे विधायक कोशिश करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से तमाम सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, बिहार की जनता का जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारे जीडी अलायंस के उम्मीदवारों को वोट दिया, और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और साथ ही साथ जुबली हिल्स के भी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नवीन यादव को कामयाब किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बहुत बड़ी कामयाबी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मिली, उनको भी मुबारकबाद। उन्होंने मुझे फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में ख़ास तौर से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, डेवलपमेंट, सिविक कम्युनिटीज़, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जल्द से जल्द ये तमाम काम को सीएम टेकअप करेंगे। 2 BHK का जो है उसको मुकम्मल करा के यहाँ के मुस्तहक गरीब लोगों को वो सहूलत पहुँचाएंगे। और जुबली हिल्स में तवज्जो देना पड़ेगा नवीन यादव को, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, 2.5-3 साल का वक्फा है, और उनको बड़े तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना है। का दिल की गहराइयों से उनका हिसाब से बयान दिया गया। उसके बाद यही चीज़ सामने आती है कि जिस तरह से यहाँ पे जुबली हिल्स में एमआईएम उनका सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद बीजेपी ने काफ़ी एलिगेशन लगाए थे। बीजेपी का जिस तरह अभी आपने बोला कि बहुत पैसा खर्च किया गया, ये वो, तो जहाँ पे बीजेपी जीती है, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में बीजेपी जो सीटें थी उसकी बहुत ज़्यादा आई हैं, तो वहाँ पे भी यही बात कही जा सकती है कि भाई आप जो हैं आपने यहाँ पैसा खर्च किया। या फिर जिन कल जो है इसके साथ ही काफ़ी और उपचुनाव हुए थे, वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी जीती तो वहाँ पे यही इल्ज़ाम लगाया जाएगा। अगर कोई अपोजिशन पार्टी इल्ज़ाम लगा दे तो आप कहते हैं कि हारने के बाद इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वहीं जब आप इस तरह के इल्ज़ाम लगाते तो उसके पीछे कोई भी रीज़न ही नहीं देते हैं। लेकिन कल जिस तरह हमने देखा कि बाईपोल्स में, उसी तरह कश्मीर में भी बाईपोल हुआ था और उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार गए। लेकिन कल कश्मीर में एक घटना और हुई कि रात में जो है कश्मीर के नौगाम में एक ब्लास्ट हुआ पुलिस चौकी में, जहाँ पे जो है 9 लोगों की मौत हो गई
और 27 लोग घायल हैं। उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। इसमें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह की अटकलबाजी से बचना चाहिए। मामले की संवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने खुद ये बयान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका बयान क्या, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बार बार आ रही हैं। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर बात अगर करें इस बयान से, तो इस बयान से एक चीज़ साफ हो रही कि कोई आतंकी घटना नहीं थी। लेकिन वहीं कल रात से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स इस चीज़ को कहीं ना कहीं कोई घटना या आतंकी घटना बता रहे हैं। उसको लेकर के अभी जो बयान सामने है उस पर क्या कहें, शायद क्योंकि वहाँ बोला गया है कि ये कोई आतंकी घटना नहीं थी, रसायन को वहाँ से उठा के कहीं और ले जा रहे थे जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 27 लोग घायल हुए हैं। देखिए, इसमें साफ तौर पे डीजीपी ने साफ कर दिया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में ये घटना घटी उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे एक तरीके से बहस छिड़ गई थी कि दिल्ली घटना होती है, उसके बाद से फिर जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो लगातार उसको एक अलग टेररिस्ट एंगल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वक्त रहते हुए डीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग ये बताने की कोशिश करें कि नौगाम पुलिस स्टेशन पर जो धमाका हुआ है वो एक आतंकी धमाका था, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फरीदाबाद से जो चीज़ें बरामद की गई थी RDX, उसको लेकर वहाँ जो नौगाम पुलिस स्टेशन है वहाँ रखा गया था और ये जो उसकी ट्रायल है या जो उसकी जांच है 2 दिनों से चल रही थी। लेकिन कल रात 11:20 पर अचानक धमाका होता है और कहा गया है कि इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। तो वक्त रहते डीजीपी ने जिस तरह से पुष्टि की है ये सही चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके, और सोशल मीडिया नहीं, कुछ ऐसे मीडिया हैं जिसको ये खुलकर नहीं ये लोग बता पा रहे हैं कि डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की या फिर यह आतंकी धमाका नहीं था, क्योंकि आमतौर पर लोगों के जहन में यही था कि जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के पास धमाका होता है उसके बाद से फिर जम्मू कश्मीर, तो इसको एक एंगल बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वक्त रहते डीजीपी ने जिस तरह से बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने खुद बताया है कि यह एक आतंकी धमाका नहीं है, बल्कि जो पुलिस स्टेशन नौगाम पुलिस स्टेशन में जो चीज़ें रखी गई थी उसकी वजह से ये विस्फोटक हुआ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं जो कि अपने आप को आगे रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें चला देते हैं, बाद में वो खबरें फेक होती हैं। उस हिसाब से कल भी ये काफ़ी सारी खबरें चली कि वहाँ ब्लास्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन फिर भी आज हमने देखा कि जो है गृह मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आता है, वहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी वो भी बयान देते हैं, तो उससे ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि ऐसी कोई घटना नहीं है। वहीं अगर बिहार चलते हैं अब शायद, तो कल देखा गया कि बिहार में NDA की प्रचंड जीत सामने आई है। उसको लेकर के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, या फिर कल जिस तरह से JP नड्डा का जो बयान सामने आया था उसमें कहा गया था कि ये जीत जो है ये नरेंद्र मोदी के सर इसका सेहरा बंधेगा, क्योंकि उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया था। लेकिन हमने ये भी देखा कि बिहार के चुनाव में BJP की तरफ से यही बातें कही जा रही थी कि ये जो चुनाव है ये हम नीतीश कुमार के फेस पे लड़ रहे हैं। अब ये भी काफ़ी एक लोगों को एक टेंशन में डालने वाली बात आ गई है
कि चुनाव के दौरान आप ये कहते कि हम नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे ही आप जीतते हैं, हालांकि बीजेपी की सीट वहाँ पे ज़्यादा आ गई हैं, तो अब आप ये कहते कि हमने चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़ा था। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है या दिया जाता है, तो उसके साथ ही कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं या मंत्रालय कम कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अगर बीजेपी ये दावा करे, क्योंकि दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो आंकड़ा सामने आया उसमें ये कहा जा रहा है कि 2020 के मुकाबले 2025 में मेल के मुकाबले फीमेल ने 8% ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है। महिलाओं से जब इलेक्शन जब रिजल्ट सामने उसके बाद जब पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने नीतीश कुमार के फेवर में वोट किया है, क्योंकि हाल ही में कुछ योजनाओं जो नीतीश कुमार ने चलाया था, जैसे कि अगर हम वहाँ पे 10 रुपये जो जीविका दीदी है उसको देने की बात करें, शराबबंदी की भी बात करें, तो उसको लेकर भी महिलाएं जो है वो लगातार खुलकर सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले सेफ्टी है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमें सेफ्टी मिल रही है। हम रातों में भी अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो हम आसानी से निकल सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। खुद जो बिहार की महिला है वो कह रही है। तो ये कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव नहीं लड़ा जाता तो शायद इतनी सीटें आती, क्योंकि खुद वहाँ की जो वोटर हैं वो ये बात कर रहे हैं, और ये चीज़ बीजेपी को अच्छे से पता थी। यही वजह है कि पूरे चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम लिया, उनका जिक्र किया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की। इसमें अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, तो जहाँ 2020 में जेडीयू के पास महज 43 विधायक थे, उसके बावजूद बीजेपी को मजबूरन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वही 2025 यानी कल चुनाव की बात करें, तो इस वक्त जेडीयू के पास 85 यानी 85 सीटें हैं। वही अगर बीजेपी की बात की जाए तो 2020 में जहां बीजेपी के पास 74 यानी 74 सीटें थी, तो इस वक्त उसके पास 89 यानी 89 सीटें हैं। वही अगर हम विपक्ष की बात करें तो इस वक्त उसका काफ़ी खस्ता हालत सामने आ रहा है, जहां 2020 में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ बनी थी, लेकिन वही अब इस वक्त वो 50 सीटें खोते हुए 25 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस की बात की जाए तो उसके पास अभी तक 6 सीटें हैं, और इससे बेहतर प्रदर्शन एमआईएम का रहा, क्योंकि एमआईएम ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 जीत उसके जो प्रत्याशी रहे उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। पूरे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 30 से 35 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम समीकरण माना जाता है। ये माना जाता है कि वहाँ पे मुस्लिम जीत तय करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिमों में जो उम्मीदवार है उनका ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है, और इस वक्त बिहार में महज 11 ही मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एमआईएम पार्टी में 5 है। 5 एमआईएम की तरफ से उम्मीदवार जीते हैं, 1 जेडीयू की तरफ से, 3 आरजेडी की तरफ से और 2 कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार जीते। यानी मुस्लिमों की संख्या जो है एमएलए में इस वक्त 11 ही बरकरार है। पिछले बार इससे ज्यादा थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर भी देखा गया कि कैसे मुस्लिमों में नाराजगी थी कि महागठबंधन की तरफ से सीट मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है। अगर हम एनडीए अलायंस की बात करें तो उसमें कुछ हद तक नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से दिया गया था। बाकी अगर हम बीजेपी की बात करें, चिराग पासवान जो तमाम अहम पार्टी हैं, इन लोगों की बात की जाए तो इनकी तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन जब मुकेश सहनी से पूछा गया था टिकट को लेकर, तो अब वो ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, क्योंकि हम लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो भाई साहब कहाँ गए जो टिकट पूछने पर बोलते थे फिल्म के टिकट नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास 0 सीटें आई हैं और वो भाई साहब उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे बिहार में। तो अगर हम पूरे इस चुनाव की बात करें तो सीटें तो ज़्यादा है बीजेपी के पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी अकेले चाहे तो उसको भी सरकार बनाने में मुश्किल होगी। लेकिन ये अब एक और चर्चा हो रहा है कि अगर आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास सीटें ज़्यादा होती और उस दरमियान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो शायद नीतीश कुमार एक बार फिर इनके साथ आकर सरकार बना सकते थे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 85 सीटें हैं। वही अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एक तरफ जहां दिल्ली में इस बात की मंथन हो रही है कि चुनाव जीतने के पीछे रीजन क्या रहा, तो वही बिहार की राजधानी पटना में लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, और खुद आज चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि हम उनको बधाई देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो अगर बीजेपी ये कहे कि नहीं, हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा लेकिन वोट मोदी के चेहरे पर आए, तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि खुद अभी जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि बिहार में 2020 के मुकाबले इस बार महिलाओं ने 8% ज़्यादा वोट दिए हैं, और नीतीश कुमार के पास अभी भी कहा जाता है कि महिला वोटर एक कोर वोटर रहा है, और शायद यही नतीजा है कि इस बार नीतीश कुमार की सीटें बढ़ी हैं। और हाल ही में जो उन्होंने योजना शुरू की थी, हम चाहे
वहाँ पे महिलाओं को 10 रुपए देने की बात करें, या फिर जो जीविका दीदी है उनके लिए भी नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया था। तो ये भी फैक्टर माना जा रहा है कि शायद यही नतीजा है कि इस वक्त जेडीयू के पास या फिर बीजेपी के पास इतनी ज़्यादा सीटें सामने आई हैं। बिल्कुल सही जी, लेकिन जिस हिसाब से अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की, तो बिल्कुल ही बेकार रहा है वहाँ पे। हरियाणा से भी बेकार हरियाणा से भी बेकार रहा। उसको लेकर के एक चीज़ और सामने आ रही है कि राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कल। उस ट्वीट में ये कहा गया है कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष था, और ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक जो है क्या बोलते हैं प्रभावी बनाएंगे। तो जो चीज़ें कही जा रही हैं अपोजिशन की तरफ से, हम देख रहे हैं कि कल से काफ़ी बयान सामने आ रहे हैं। कल अखिलेश यादव का ही बयान सामने आया, उसके बाद कई और लीडर्स के बयान सामने आए, लेकिन अभी एक बयान और सामने आया है यूबीटी के जो लीडर हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले चुनाव आयोग का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने भाजपा के लिए जो प्रयोग किया है वो यशस्वी दिख रहा है। महिलाएं बहुत विचार करके मतदान करती हैं। महिलाएं कभी भी पैसों के लिए वोट नहीं देंगी। ये लोग वोट चोरी को न्यायोचित जो है ठहराने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं। वोट चोरी हुई है, तो जिस तरह से शायद ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वोट चोरी हुई है, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया कि वोट चोरी हुई है, हम इसकी जो है समीक्षा करेंगे। उसके साथ ही आप ये भी देखिए, सबसे अहम सवाल यहाँ पे एक और खड़ा होता है कि कल जब रिजल्ट आने के बाद किसी भी बड़ी पार्टी ने उस मैंडेट को स्वीकार नहीं किया। अगर हम मुकेश सहनी की बात करें तो वो कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, उनका जो परसेंटेज है वो भी 1% की जो उनकी आबादी है, उस हिसाब से अगर बात करें तो उनके लिए कुछ भी नहीं था, खोने को कुछ भी नहीं था। जीत जाते तो उनके लिए फ़ायदा ही होता। वहीं और जो पार्टियां हैं उन्होंने किसी ने भी इस मैंडेट को स्वीकार नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या रीज़न था कि असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में जो मैंडेट दिया गया है एनडीए को, या फिर हमारे जो उम्मीदवार जिताए गए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप आगे आकर के ये कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। हालांकि एक तरफ विपक्ष जो है, या महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, वो हमेशा से यही इल्ज़ामात लगा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी हैं वहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए थी। 10-10 हज़ार रुपये की जो बात की जा रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं चुनाव डाइवर्ट हुआ है थोड़ा नीतीश कुमार की तरफ। और जो आपने बात की कि बिहार में शराबबंदी है, तो ये हम सबको पता है कि बिहार में कितनी शराबबंदी है, किस किस तरीके से शराब वहाँ पे आती है बाहर से। इसी तरह शराबबंदी गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पता चलता है कि वो जो क्या बोलते ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो नशे में था और शराब के नशे में था। तो बिहार में जो शराबबंदी उसकी चीज़ें बहुत सामने आती हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, आप 5 सीटें जीते हैं, 2 सीटों पे आप रनर अप रहें, 2 नंबर पे रहें, और अगर थोड़ी और मेहनत करते या थोड़ा और वो होता तो आप 7 सीटें जीत सकते थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको आ करके ये बोलना पड़ा कि हम उस मैंडेट को स्वीकार करते हैं। हालांकि वहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियां, आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, इन्होंने अभी तक कोई भी स्वीकार वाला कोई मैसेज किया ही नहीं है। नहीं, देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी ने जिस तरह से, सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं और भी जो तमाम नेता हैं उन्होंने हार स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वो आज किया उन्होंने या कल रात में किया, लेकिन कल शाम में जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं उसके फौरन बाद असदुद्दीन ओवैसी के बाद जब मीडिया वाले जाते हैं तो वो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी आपकी? नहीं, देखिए, अब पूरे चुनाव की अगर हम समीकरण की बात करें तो ओवैसी ने भी 25 में से 5 सीटें लाई, बीजेपी के पास भी सीटें ज़्यादा रहीं। कांग्रेस जिस तरह से लगातार एसआईआर मुद्दे और वोट चोरी के मुद्दे उठाती रही है, लेकिन इसमें एक बारीकी चीज़ ये देखने वाली बात होगी कि अब जो पॉलिटिक्स है पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति हो गई, क्योंकि जो जिस कास्ट की बात कर रहा है वो उसमें चुनाव जीत रहा है। बीजेपी के पास ये माना जाता है कि उसने हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, धर्म के अफीम के तहत उसकी लगातार सीटें बढ़ रही हैं। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ एक तरफ बीजेपी सिर्फ राम की बात करती है, तो वही ओवैसी की भी कई सारे मंचों पर देखा जाता है कि वो लगातार इस्लाम की बात करते हैं, और विपक्ष खुद आरोप लगाती है कि ओवैसी डराने की राजनीति करते हैं। और यही वजह है कि ओवैसी वही सीट चुनते हैं जहाँ पे मुस्लिम सीटें ज़्यादा, जहाँ पे मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, और वहाँ पे उनके हर स्पीच में आप ये सुनिएगा बुलडोजर
या ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम चीज़ें आती हैं उनके स्पीच में भी, तो वो भी एक तरह से डरावनी की राजनीति करते हैं। और फिर सवाल यही होता है कि अगर आप भी इस्लाम की बात करके अगर आप अपने मन से किसी एक को इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी भी अगर राम की बात करी तो वो कहाँ गलत है। अब अगर हम कांग्रेस के समीकरण की बात करें तो कांग्रेस दोनों को लुभाने के चक्कर में उसकी लगातार सीटें अपनी खोती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस बैलेंस करने की कोशिश करती है, वो मुसलमानों की भी बात करती है, वो हिंदुत्व की भी बात करती है, और यही वजह है कि कांग्रेस इस वक्त लगातार बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पूरे बिहार में महज 6 सीट लाना कांग्रेस के लिए वो तो एक चिंताजनक बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो क्षेत्रीय पार्टी है, हम आरजेडी की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, इनको मंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है, वो अगर 1 से 2 स्टेट हार भी जाती है तो उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं, क्योंकि उसकी जो पूरी फोकस है वो दिल्ली पे होती है। उसको लोकसभा में अगर वो इतनी बुरी तरीके से हारे तो उसके लिए ज़रूर मंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी जो इतनी बड़ी पार्टी मानी जाती है, आप मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हैं, मुकेश सहनी की बात करें, आपको डिप्टी सीएम से नीचे कोई पद चाहिए नहीं, लेकिन उसके बाद आपके वोट परसेंटेज भी नीचे गिरते हैं, आपकी एक सीट कोई नहीं ला पाता है, यहां तक कि मुकेश सहनी आप खुद इस लायक नहीं समझते हैं कि आप चुनाव लड़ पाएं, फिर आप किस बेस पे जाते हैं डिप्टी सीएम पद की मांग करने। अगर पूरे हम समीकरण की बात करें तो कांग्रेस तो 10 से 12 सीटें वैसी हार चुकी थी जहां पे उन्होंने खुद आमने सामने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो ये तो 12 सीटें वैसी उनकी माइनस हो गई थी। वही एनडीए में भी देखा गया, देखिए हर पार्टी के अंदर कुछ खामियां होती हैं, हर पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े या फिर अंदरूनी मसले होते हैं, लेकिन इस चीज को एनडीए बाहर बिल्कुल नहीं आने देती है, और उसके जितने भी नेता हैं सभी नेताओं पे उनकी पकड़ होती है। और यही चीज जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, जो विपक्षी हैं, इंडिया अलायंस की बात करें, इनके बीच नहीं हो पाती है। टिकट बंटवारे को लेकर देखा गया कि आखिरी डेट तक नॉमिनेशन, जो आखिरी डेट था उस वक्त तक कांग्रेस में आरजेडी में टिकट बांटा गया, तो आप समझिए जिस उम्मीदवार को इतने लेट टिकट दिया जाएगा वो किस हिसाब से तैयारी कर पाएगा। फिर आखिरी में जब रिजल्ट सामने आते हैं तो आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसके बाद से आप आरोप एलिगेशन ये लगाते हैं कि वोट चोरी हुई है या फिर एसआईआर के मुद्दे उठाते हैं। आज आप दिल्ली में मंथन कर रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले आपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं कि वहां पे जिनको बनाया गया वो भी अपनी सीट नहीं जीत पाए। इसके साथ अगर हम प्रभारी की बात करें लावरू को, तो आपने प्रभारी बनाया, लेकिन अब वो प्रभारी भी पूरी तरीके से गायब है। तो अब इस बात की मंथन हो रही है क्या बिहार नेतृत्व में जो कांग्रेस काम कर रही है उसको बदलने की जरूरत है। बिहार में यादव फैक्टर एमवाई समीकरण की बात की जाती है, वैसे ने भी इस पर काफी तंज कसा और इसको भी एक अलग मुद्दा बनाया। और सबसे ज्यादा बिहार में इंडिया अलायंस में चीजें तब बिगड़ी जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया, उसके बाद से माना जा रहा है कि तबका जो है वो खासा नाराज हुआ, और यही वजह है कि वो कुछ एनडीए में तो कुछ अलग पार्टियों में शामिल हुई। लेकिन इस बीच 2025 के विधानसभा चुनाव में खास बात यह भी रही कि जो मुस्लिम वोटर है, जिनको माना जाता था कि वो एनडीए को समर्थन नहीं करते हैं, तो इस बार मुस्लिम वोटर भी अच्छी आबादी में एनडीए को समर्थन किए हैं, और शायद यही वजह रहा कि इनकी सीटें इस बार इतनी ज्यादा आई हैं। देखिए, सबसे अहम चीज़ एक ये भी है कि कल जब देखा गया तो उसमें कुछ डेटा निकल के आया है कि एनडीए की जीत के 5 बड़े फैक्टर क्या हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये कि नीतीश और मोदी की लाभार्थी स्कीम, दूसरा फैक्टर है कि बिहार को सुरक्षा देने वाला नीतीश का चेहरा, तीसरा जो है वो ये कि महिला वोटर्स का एक तरफा जो नीतीश को साथ किया या एनडीए को साथ किया है वो काफ़ी अहम था। गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ दलित वोटरों का गठजोड़ अभी भी एनडीए के साथ रहा है। वहीं जो आखिरी वो ये कि बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बागी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से बाहर रखने की प्लानिंग, ये काफ़ी अहम है कि हमने देखा कई ऐसे बागी लीडर बिहार में थे जिनको चुनाव से बिल्कुल बाहर रखा गया। वहीं अगर बात करें कि महागठबंधन के हारने के 5 फैक्टर क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है राहुल गांधी के वोट चोरी वाले अभियान के पीछे तेजस्वी का चलना, एसआईआर का मुद्दा नहीं चला। वहीं जो दूसरा है कि तेजस्वी यादव चुनावी वादों के पत्ते खोलना उनके लिए बड़ी गलती साबित हुई है, और फिर अव्यावहारिक लगे लोगों को जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है जो आपने चुनावी वादे किए हैं। वहीं तीसरा ये कि महागठबंधन में घटक दलों के बीच तालमेल ना रहना, जिस तरह आपने अभी बात की कि महागठबंधन में जो घटक दल थे उनमें तालमेल ही नहीं रहा कि भाई आपने जिस तरह अभी बोला कि कल जो है नॉमिनेशन की डेट है, आज रात में उसको टिकट दिया जा रहा है। वहीं जो चौथा वो कांग्रेस की हार्ड बर्निंग और फ्रेंडली फाइट से बिखराव हो गया है। कई जगहों पे ऐसा हुआ कि आपने फ्रेंडली फाइट की और उससे कहीं ना कहीं आपका वोटर तो मतलब बाहर जाएगा ही। और जो आखिरी वो ये कि यादव समर्थकों का एग्रीगेशन अति पिछड़ा और जो वहाँ के दलित हैं उनको गठबंधन से दूर ले गया है। सबसे अहम चीज़ ये कि काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं जब आप एक चुनाव हारते हैं। अब इस चुनाव के बाद आज हमने देखा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर गए हुए हैं। वहाँ पे क्या मंथन होगा, क्या बातचीत होगी, ये तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है शायद कि जो हार कांग्रेस पार्टी को वहाँ मिली है उस हार पे मंथन करने की ज़रूरत है, या फिर आप बिना मंथन किए
जो लोग वहां पे टिकट बांटने के लिए आपने भेजे थे, जो आपने वहां पे प्रभारी बनाए थे, जो लोग वहां पे आपके साथ लगे हुए थे, जब आप ये भी देखना कि एक जगह पे आपको, जब आप रैली लेकर निकले थे, एक अभियान आपने चलाया था वोटर अधिकार यात्रा, उस दौरान जनता आपके साथ थी, लेकिन इस फैक्टर में यह भी कहा गया कि जो तेजस्वी यादव उनके साथ बैठे हुए थे, हालांकि वहां पे राहुल गांधी आगे थे, तेजस्वी यादव पीछे थे। अगर क्षेत्रीय दल की बात की जाए तो क्षेत्रीय दल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वहां की जो जनता है वो अपने लीडर को आगे रखना पसंद करती है, और जो है क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जो है वो वहां के क्षेत्रीय लीडर नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव होता तो एक अलग चीज थी कि लोकसभा चुनाव में आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप जो है आगे आ सकते हैं, लेकिन जब आप ये भी देखिए कि जहां का जो क्षेत्रीय लीडर होता है उसको वहां के लोग ज्यादा मानते हैं। तेजस्वी यादव को बहुत मानते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज ये कि तेजस्वी यादव को कितना मानते हैं। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए, विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर तेजस्वी यादव अपने आप को बड़ा लीडर कहते हैं या फिर जो लेगेसी आ रही है उसको संभालने की बात की जाती, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर वो चीज़ें अभी तक पूरी तरह से आई नहीं, या फिर उनको वहाँ की जो जनता है उसने उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। देखिए, जहाँ तक आपने ये कहा कि तेजस्वी यादव खुद को बड़े नेता मानते हैं, तो खुद को नेता मानने में और जनता को नेता बनाने में फ़र्क है। आप खुद कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन जनता आपके बारे में क्या सोच रही है वो ज़्यादा मायने रखता है। और हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल देखा गया कि कई राउंड में तेजस्वी यादव खुद अपने इलाके से राघोपुर से पीछे चल रहे थे, तो आप इससे उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव की अगर हम बात गौर करें उन पर, तो तेजस्वी यादव को विरासत में सियासत मिली है, और लालू यादव ना होते तो शायद वो इतने काबिल होते भी नहीं। तो एक फैक्टर ये भी है कि युद्ध काबिल हैं अभी काबिल है कि नहीं वो बिहार की जनता तय कर दी है इस बार। लेकिन युद्ध ठीक है, तेजस्वी यादव युद्ध हैं, बगल में अगर हम युद्ध की बात करें तो चिराग पासवान भी हैं। आखिर क्या फैक्टर है कि चिराग पासवान की लगातार सीटें बढ़ रही हैं। लोकसभा में 6 के 6 100% स्ट्राइक रेट रहा उनका, और वही अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो इनकी क्या रहा आप सबको पता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप जहाँ 75 थे, इस वक्त सिमट कर 25 आ गए हैं। आसपास 50 के आसपास होते तो चीज़ें समझ में आती, लेकिन आप सीधे खसक कर 25 आ जाते हैं। चिराग पासवान अच्छे स्ट्राइक पे हैं, 19 उनके एमएलए जीत गए, आपके पास सांसद भी हैं। तो यूथ की बात होती है, ठीक है आप एज में यूथ हो, लेकिन आपकी जो सोच है क्या वो चीज़ें बिहार की जनता तक या फिर उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं, ये भी ज़्यादा मैटर करता है। बीच में जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पे थे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं वो एक मंच पे आए, लेकिन वहाँ तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन बाद में जब इलेक्शन का ऐलान होता है, फिर जब सीट बंटवारे की बात आती है, तो उस वक्त तक कुछ दिनों तक राहुल गांधी बिल्कुल खामोश रहे। बिहार में कई सी घटनाएं घटी जिस पर राहुल गांधी बिल्कुल खामोश रहे। फिर चुनाव के ऐन वक्त पर राहुल गांधी जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, फिर वो दिल्ली वापस लौट जाते हैं। लेकिन उस बीच जो कहा जा रहा है कि जो शांति रही, उस बीच काफ़ी चीज़ें बदली। बैक टू बैक देखा गया कि चुनाव के ऐलान होने के बाद ही तुरंत एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद वक्त रहते उन्होंने स्टार प्रचारक के नाम जारी कर दिए। तो वो चीज़ें एनडीए के फेवर में गई, वो फैक्टर के माना जा रहा है। और शायद यही वजह रही कि लगातार वहाँ पे गली गली जाकर घूमने की वजह से एनडीए को इतनी बढ़त मिली। एक चीज़ और भी कहा जा रहा है कि बिहार में जीत के पीछे शायद आरएसएस का हाथ है, क्योंकि उन्होंने भी देखा गया कि बैक टू बैक अंदर से जाकर कैंपेनिंग उन्होंने करना शुरू किया। बीजेपी में एक चीज़ और भी सामने आई कि जहाँ पे लग रहा था कि हमारे प्रत्याशी थोड़ा दबे हुए हैं, वो जीत नहीं सकते हैं, वहाँ पे बीजेपी ने अपने महिला मोर्चा को उतारा हुआ था। गली मोहल्ले जाकर वो सभी लोगों को डोर टू डोर जोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता मंच पे मौजूद हैं, वो अपनी भाषण भी दे रहे, स्पीच भी दे रहे, लेकिन वहाँ पे जनता को ज़्यादा दिखी नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस सीटों पे बीजेपी बहुमत हासिल की है, बीजेपी की बढ़त हुई है, तो यकीनन ये एक सोचने का फैक्टर है और मंथन करने की फैक्टर है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से वक्त रहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह को आपने प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, उसके बाद से आपने राम को बनाया, लेकिन वो भी अपनी सीट हार गए। अलाउरू को अपने प्रभारी बनाकर भेजा। देखा गया टिकट बंटवारे जब हो रही थी उस वक्त भी खुद उन्हीं के नेता सामने से खड़े होकर अलाउरू पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने टिकट को बेचा है। 10 से 12 सीटों पे आप एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा फैक्टर रही। लेकिन इसी बीच अब ये देखने वाली बात होगी कि बैक टू बैक आप इलेक्शन हारते जा रहे हैं, उसके बावजूद आपकी जो इनकम्बेंसी है वो एकदम लगातार घटती जा रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज जो
का मंथन हो रहा है, इस मंथन के बाद से क्या बिहार के जो बड़े नेता हैं आरजेडी के या कांग्रेस के, उन पे कोई गाज गिरती है या नहीं, या फिर ये चीज़ें ऐसे बराबर रहेगी और आने वाले वक्त में फिर इन्हीं भूमिका, इन्हीं रणनीति के साथ कांग्रेस या फिर आरजेडी चुनाव लड़ेगी? क्योंकि हरियाणा में भी इन्होंने इलेक्शन हारा, लेकिन उसके बाद से हरियाणा पे कोई ऐसी सख्ती कांग्रेस ने नहीं दिखाई। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में कोई सख्ती दिखाती है या नहीं, या फिर किसी को जवाब और सवाल उनसे किया जाता है नहीं, या फिर किसी को तलब किया जाता है या नहीं। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने भी बात की कि बहुत सारे बयानात सामने आए, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है कल के बारे में, और आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों के बयानात सामने आए। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि मैं वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को उनकी निर्णायक जीत पर बधाई देता हूं और उन्हें बिहार के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव का नतीजा निर्वाचन आयोग के गलत कामों और लापरवाह कार्रवाइयों को नहीं बदल सकता है। जो यहाँ का निर्वाचन आयोग है उसकी साख अपने सबसे निचले स्तर पर चली गई। तो आप ये भी देखिए कि अभी से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं और बयानात आने शुरू हो गए हैं निर्वाचन आयोग को लेकर के। कल भी हमने देखा काफ़ी लोगों के बयानात सामने आए, जिसमें अखिलेश यादव भी थे और शिवसेना के यूबीटी लीडर संजय राउत वो भी थे, और भी कई लोगों के बयानात सामने आए थे। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में अगर वहाँ बीजेपी जीतती तो भी ये इल्ज़ाम लगेगा। आपकी क्या वो रहती है, तैयारी रहती है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत नहीं, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप हार के बाद ये चीज़ें उठाते तो गलत है। हम एज ए यहाँ पे एक पत्रकार बैठे हुए हैं, और हमारा ये आपसे सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जो है इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसका जनता जो है आपको फिर ये इनाम देती है। जिस तरह अभी शाहिद ने बात की कि आपने टिकट बांटने में देरी कर दी, आपने स्टार कैंपेनर बनाने में देरी कर दी, बहुत सारी चीज़ें घटी हैं इस दौरान बिहार में, और ये शुरू से ही लोगों का अंदाज़ा लग गया था जो लोग बाहर बैठे हुए हैं कि बिहार में इस बार भी एनडीए जीते। लेकिन इतनी ज़्यादा सीटों से जीतना, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि बिल्कुल ही कहा जाए तो एक तरफा आप जीत गए हैं। लेकिन वहीं एक शायद चीज़ और सामने आती है, तेजस्वी यादव का आखिर साहनी से क्या इतना अच्छा रिश्ता है? हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी साहनी के साथ खड़े रहे और क्या नतीजा आया वो सबके सामने। विधानसभा चुनाव में भी साहनी के साथ खड़े रहे, क्या नतीजा है वो सबके सामने। लेकिन सबसे फैक्ट वाली चीज़ ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ जा करके 5 सीटें जीत के आते हैं। लेकिन एक ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को बड़ा नेता बोल रहे थे और उन्होंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। देश के प्रधानमंत्री को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने का जो सेहरा है वो अपने सर मढ़ा जाता है। उनका नाम है प्रशांत किशोर। उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं आई है। तो अब प्रशांत किशोर जिन्होंने बोला था कि अगर 25 सीट से ज़्यादा जेडीयू को आ जाती है तो मैं इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊंगा, एक तरह से कहा जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि वहाँ के लोगों ने जन स्वराज, जो कि हमेशा बात ये कर रही थी कि हम यहाँ पे अच्छी शिक्षा देंगे, पलायन को रोकेंगे, डेवलपमेंट पे काम करेंगे, अच्छी सेहत देंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही थी, और ये भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि लालू यादव का बेटा अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ सकता है तो एक आम इंसान का नेता क्यों नहीं मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ सकता है। इन सारी चीज़ों के साथ इतनी पदयात्रा की आपने, इतनी मेहनत की, इतने लोगों को आपने लगाया हुआ अपने साथ, उसके बाद भी अगर आप कहीं पे भी एक भी सीट नहीं जीतते हैं, और ये भी खबर आ रही है कल उनके एक उम्मीदवार थे जो रिजल्ट के बाद उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से, तो आखिर ऐसे क्या रीज़न है कि आप एक भी सीट नहीं जीत पाए? और आपके जो बयानात हैं, आप जो बोल रहे थे, आपके जो इंटरव्यूज देखे गए अभी तक, उन सब में आपने पलायन की बात की है, शिक्षा की बात की, बहुत सारी बातें की हैं जो नो डाउट एक ज़मीनी चीज़ें हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि आपको जनता ने चुना ही नहीं, आपको जनता ने एक भी सीट आपकी झोली में नहीं डाली? और ये भी कहा जा रहा है कुछ लीडर्स की तरफ से, ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि जो इनका काम है लोगों को जिताना, तो इस बार भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। इस बार मैदान में उतर के जो है अपने काम को अंजाम दिया गया है। वहीं वैसे वो सिर्फ उस कैंडिडेट के साथ ही रहते थे। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं शायद कि जन स्वराज पार्टी ने जो एक ख्वाब देखा था और बिहार की जनता को एक ख्वाब दिखाया गया था, या हम जैसे लोग जो यहाँ बैठ करके देखते हैं कि जन स्वराज पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, प्रशांत किशोर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
तो आखिर ऐसी क्या चीज़ थी कि वो जो एक महल तैयार किया गया था ख्वाबों का, वो 2 मिनट में तहस नहस हो गया? देखिए, बिहार चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद से प्रशांत किशोर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कल से अभी तक प्रशांत किशोर शांत थे। लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रशांत किशोर ने खुद नहीं किया है, बल्कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी ली, हिस्सा लिया और उस पर पूरी बात रखी। लेकिन प्रशांत किशोर जहां एक तरफ ये दावा करते हैं कि हमने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, हमने फलाना जगह पर सरकार बनाई, तो आखिर क्या रीज़न रहा कि आप इतने बड़े खुद उछड़ाकिया मानते हैं या इतने बड़े आप समझते हैं कि हमारे पास आइडियोलॉजी है, तो फिर आपके एक भी उम्मीदवार जीतने में कामयाब नहीं हुए। जीतना तो दूर की बात, उनका इतना वोट परसेंटेज रहा नहीं कि कम से कम दूसरे स्थान पे वो पहुंच सके। अभी आपने तेजस्वी यादव की बात की कि क्या मजबूरी है कि वो मुकेश सहनी को लगातार अपने साथ रखते हैं, तो तेजस्वी यादव पर लगातार ये आरोप लगते रहा है कि वो वैसे नेता को कभी भी अपने बगल में खड़ा नहीं करते हैं जिससे उनको ये लगे कि आने वाले वक्त में हमें इनसे खतरा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो कन्हैया कुमार को देखा जाए या फिर पप्पू यादव को देखा जाए। स्टार्टिंग से देखा गया कि इन दोनों के बीच काफ़ी वार्तालाप रहे, काफ़ी विवाद रहा। इस बीच इलेक्शन में कुछ हद तक ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे साथ कन्हैया कुमार हो या फिर पप्पू यादव हो, कि या फिर अगर तेजस्वी यादव की बात करके रिश्ते इनसे बेहतर हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा ही रहा। कई मामलों पे देखा गया कि पप्पू यादव खुद रैलियों में वो पीछे खड़े हुए नजर आए, कुछ मामलों में देखा गया कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक मंच पे सामने नजर आए। और यही वजह रही कि शायद इस बार ओवैसी MIM को पार्टी में अलायंस में नहीं लिया गया, क्योंकि ओवैसी को पता है कि ओवैसी के पास मुस्लिम कोर वोटर है और आज अगर हम इनको पार्टी में शामिल कर लेकर इनकी सीटें ज़्यादा आती हैं तो शायद आने वाले वक्त में जो हमारा M फैक्टर है वो एक तरफ किसी एक तरफ भाग जाएगा और जो हमारी सियासत है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकती है। तो तेजस्वी यादव पर हमेशा से एलिगेशन लगते रहा है कि ये उस इंसान को कभी भी अपने बगल में नहीं खड़ा करते हैं जिनसे उनको ये लगे कि आने वाले वक्त में भविष्य में कि हमारे राजनीति पर यह संकट खड़ा कर सकता है। प्रशांत किशोर अभी तक शांत है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर जो है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्रशांत किशोर ने यह कहा कि कोई वोट चोरी है ही नहीं, तो अब इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं बचती है जो ये कहे कि नहीं वोट चोरी हुई है और इसकी वजह से हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर ने JDU पे नीतीश कुमार पे ये कहा था कि अगर इनकी सीटें 25 से ज़्यादा आती हैं तो हम सियासत छोड़ देंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कहा था उसके बाद से JDU के पास सिर्फ 25 ही नहीं बल्कि उससे 3/3 ज़्यादा बढ़ के यानी 75 से भी ज़्यादा 85 सीटें आ चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जब पहली बार मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे तो उनका क्या स्टेटमेंट रहता है और इस हार की जो वजह है वो क्या बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, वोट चोरी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर क्या कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा देखने वाली और गौर करने वाली बात होगी। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा जाता है कि वो डर जाते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर वो गांधी मैदान जा रहे होते हैं एक सभा को संबोधित करने के लिए और वहाँ पे कम भीड़ देखते हैं तो वो 5 मिनट में अपना जो संबोधन था वो ख़त्म करके गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तो आप ये भी देखिए कि वही अभी हम लोग बात कर रहे थे IP जो एक पार्टी है जिसने एक कैंडिडेट अपना जीता है, IIP, वो उसी पार्टी से नाराज हुए थे, उसी पार्टी से नाराज हो गए थे ना वो, कि उनकी जब रैली थी, उनका जब वहाँ पे प्रोग्राम था गांधी मैदान में तो पूरा भरा हुआ था और इनका जब प्रोग्राम था तो भरा ही नहीं था वो, तो इससे नाराज होकर के चले गए। भाई आप अगर लीडर बनना चाहते तो आपको 4 लोगों के सामने भी उतनी ही देर बयान देना होगा जितना देर आप लाखों लोगों के सामने देंगे। लेकिन शायद उनके अंदर एक ईगो वाला मामला आ गया है कि हम जो है कम लोगों के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, हम कम लोगों के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, जब ज़्यादा लोग होंगे तब हम बोलेंगे। आप देखिए कि जब भी कोई इंटरव्यू हुआ इस दौरान या फिर जब उनसे वोट चोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही बयान दिया वहाँ पे कि बिहार में वोट चोरी का कोई मामला नहीं है और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें अलग है। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि आप जो हैं एक बार ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, फिर इलेक्शन के एंड नॉमिनेशन के टाइम पे आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ये कहते हैं कि हमारी जो टीम है वो जो है सीधे सीधे मुझे ही सपोर्ट करना शुरू कर देगी, मेरे लिए काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद आपकी सीट जो है शून्य आती। लेकिन बिहार के अगर चुनाव पे बात की जाए तो बिहार का चुनाव कल का दिन काफ़ी अहम रहा। कल हमने देखा कि NDA जो थी वो प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारी बातें कही, अपोजिशन पे काफ़ी सारे जो है कटाक्ष किए हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की बात की जा रही थी कि नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार जो हैं वो अभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। उन्होंने जो है अब जो जीत आई है उसके बाद विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी समेत अपने गठबंधन के तमाम साथियों का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। तो जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बिहार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसी बीच एक और बिहार में जो है एनडीए के साथ गठबंधन है, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे बयान सामने आ रहे हैं। अभी शाहिद ने जिस तरह आपको बताया कि जो क्या बोलते चिराग पासवान खुद उनसे मिलने गए थे, इसी बीच उनकी एक जो है सांसद हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने भी बिहार चुनाव पे काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस बयान में एनडीए को लेकर के या चिराग पासवान को लेकर के या फिर नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बातें कही हैं। अभी तो हम लोग पार्टी ऑफिस में हमारे नेता का इंतजार करें, हमारे नेता आएंगे, उनका हम लोग अभिनंदन करेंगे और आने वाले अब आगे हम लोग को पार्टी को कैसे और मजबूत रहना उसकी हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। जो मैंडेट मिला उस मैंडेट को कैसे ये मैंडेट देखिए, जीत में तो कभी भी कोई डाउट नहीं था, जीत तो हम लोग शुरू से रहते चुनाव को, पर हाँ डेफिनेटली अब ये एक मैसेज स्पष्ट संदेश चला गया है कि बिहार की जो जनता है उसने पूरी तरीके से जैसे 20 साल पहले गुंडा राज और जंगल राज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी जंगल राज और गुंडा राज को नकारते हुए विकास की राजनीति को और विकास के मुद्दों को अपना विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने ये स्पष्ट संदेश भी दिया है कि एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान हो और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमओआई का जिक्र किया, महिला और यूथ का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से महिला और यूथ ने वर्चस्व से वोट किया, इससे साफ जाहिर है कि वो परिवारवाद की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, उनको विकास की पॉलिटिक्स चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, विकास की पॉलिटिक्स और विकास के मुद्दों पर ही हम लोग वोट मांग रहे थे। एनडीए जो है वो बिहार में सशक्तिकरण की राजनीति किया है और उन्होंने वो महिला हो या युवा हो दोनों ही वर्ग को सशक्त किया है। अगर हम लोग महिला की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं 2005 से चलती आ रही हैं जिन्होंने महिलाओं को आवाज़ दी, महिलाओं के अधिकार की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो एनडीए की सरकार है। आप स्कूल की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, आप नौकरी की बात करें, आप डोमिसाइल की बात करें, आप स्वरोजगार की बात करें, महिलाओं को लगातार ग्रामीण महिलाओं को दीदी की रसोई हो, जीविका दीदी हो, ऐसे अलग अलग समूह से उनको सशक्त किया गया है। तो आज ये महिला जानती है और उनको याद रहता है कि 2005 के पहले हमारा वर्चस्व क्या था और 2005 के बाद हमारा क्या वर्चस्व है। वो आज अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो 2005 के पहले युवा तो आप कह सकते हैं कि घर के बाहर नहीं निकलते थे किडनैपिंग के डर से। आज वो युवा बिहार में काम करते हैं, अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, अपने आवाज़ को मजबूती से रखते हैं और उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्पष्ट था कि महिला और युवा जो हैं वो एनडीए के साथ ही हैं। ये महागठबंधन वाले जो युवा को लगातार भड़काने का कोशिश करते हैं और कहते हैं जेनजी नेपाल जैसा काम करो या फिर हम अधिकारियों को धमकाएंगे और हम जनता को धमकाएंगे, ये सारा चीज़ अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहार अब एम्पावर्ड है। बिहार की महिला हो, बिहार के युवा हो, वो सभी अपने आप को मजबूत और सशक्त महसूस करते, बहुत अवेयर एम्पावर्ड महसूस करते और उनको पता है कि मतदान का अधिकार जो है उसका सदुपयोग करते हुए एक ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो बिहार को सुखी और समृद्ध बना सके। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एनडीए की जीत के बाद वहां से काफ़ी सारे बयान सामने आने लगे। इसी बीच शाहिद जो पीके की तरफ से या जनस्वराज पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आया वो क्या है? देखिए, जनस्वराज पार्टी की तरफ से बयान सामने है, उसमें ये कहा गया है कि इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है। तो जनस्वराज की तरफ से अब एक लीपापोती कहा जा सकता है करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही आपको बता दें कि हैरान करने वाली बात यह है कि जनस्वराज के उम्मीदवार एक सीट पे जहां पे खड़े थे उनको महज 977 वोट मिले हैं, जबकि उनसे ज़्यादा वोट नोटा को पड़े हैं। नोटा को बताया जा रहा है कि 3114 वोट पड़े हैं। तो अब आप इसे समझ सकते हैं कि उनके पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, जहां नोटा में ज़्यादा वोट 3000 के करीब नोटा में वोट पड़ते हैं, जबकि उनके जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको महज 977 वोट पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव हारने के बाद जनस्वराज पार्टी की तरफ से पहली बार प्रक्रिया सामने आई है, पोस्ट आया और उसमें यह कहा गया है कि इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखती है। लेकिन जिस हिसाब से इतिहास याद रखती है, आप ये भी देखिए कि आपको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो जनता ने आपको कितना पसंद किया है। अगर आपको पसंद नहीं किया तो फिर याद रखने का भी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी
चीज़ें चल रही हैं बिहार को लेकर के, लेकिन शायद क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार 5 साल तक दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की अगर बात करें 5 साल तक मुख्यमंत्री, तो बीजेपी के पास अभी कोई वैसा ऑप्शन है नहीं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि बीजेपी के पास एक ऐसा फैक्टर है कि वो ऐन वक्त पे कुछ भी कर सकती है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। कल जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये तो अभी झांसी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। तो अब समझिए, इसको झांकी बताकर पश्चिम बंगाल पे इशारा किया जा रहा। तो और ये है भी क्योंकि स्टार्टिंग से ही बीजेपी का पूरा फोकस बिहार पे इसलिए रहा क्योंकि आने वाले वक्त में और स्टेट में चुनाव है, और सबको पता है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बन जाती है वो कहीं ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो दिल्ली की राजधानी पर राज करेगा पूरे देश पे, और आसपास के जो इलेक्शन है वहाँ पे उसकी सरकार बन सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद या फिर अगर नहीं बनते हैं तो आगे क्या एक्शन होगा। लेकिन अभी तक जिस तरह से अगर बात करें तो अभी भी नीतीश कुमार के पास एक वोट बैंक माना जा रहा है, और है भी, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को इस बार ज़्यादा सीटें मिली। तो अगर ऐसा रिस्क उठाने की कोशिश करती है बीजेपी कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री न बनाएं, तो शायद आने वाले वक्त में उनके लिए कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से आज चिराग पासवान पहुंचे थे, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए, कल देखा गया शाम में जब हम लोग लाइव में थे तो 4 बजे के आसपास नीतीश कुमार एनडीए की बैठक बुलाते हैं, बात करती है, और उसमें खुद सम्राट चौधरी मौजूद रहते हैं, ललन सिंह मौजूद रहते हैं। तो ये अभी ये नहीं कहा जा सकता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद शायद उलटफेर हो सकता है। और ये भी एक गौर करने वाली बात होगी कि क्या बिहार में नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाती है तो क्या वहां पे कोई महिला फेस लाकर एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगी, और शायद तब उस वक्त पे बिहार में सीएम फेस की जो कुर्सी है वो शायद डगमगा सकती है। लेकिन जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव हुआ है, बिहार के चुनाव की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार पे भी अभी काफ़ी प्रेशर है, और नीतीश कुमार पे जो प्रेशर है उसका प्रेशर रिलीज अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि महागठबंधन के साथ अगर वो गए तो भी कुछ सीटें कम पड़ रही हैं, और उन कम पड़ी सीटों में अगर वो एमआईएम को शामिल करेंगे नीतीश कुमार तो आप जो हैं सरकार बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की जो सीटें आई हैं, या फिर अगर बात करें आरजेडी की जो सीटें आई हैं, कांग्रेस की जो सीटें आई हैं, या फिर जो वहाँ की लेफ्ट पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज़, उनकी जो सीटें आई हैं वो सब मिला करके भी उतनी सीटें नहीं हो पा रही हैं। तो अगर नीतीश कुमार को ये लगेगा भी कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, या हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, हमें दबाव में रखा जा रहा है, तो भी वो चाह कर भी नहीं जा सकते हैं। ये हो सकता है कि दोबारा से फिर चुनाव हो जाए वहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से महागठबंधन को चाहिए था कि कम से कम उतनी सीटें ले आएँ कि अगर नीतीश कुमार पलट के इधर आते हैं तो हम सर्वाइव कर सकें, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो अलग जगह हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ये 20 साल से देखा जा रहा है कि अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के सबसे लंबे वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो जाएंगे। तो बहुत सारी रिकॉर्ड्स हैं जो बनते हैं और कुछ रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार वाला रिकॉर्ड इतनी जल्दी टूट पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो इधर हों या उधर हों, मुख्यमंत्री वही होते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि जेडीयू की सीटें कम थीं, बीजेपी की सीटें ज़्यादा थीं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। वो बात अलग है कि दोनों मुख्यमंत्री दोनों जो क्या बोलते डिप्टी सीएम बनाए गए थे वो दोनों एक जो है उससे थे, बीजेपी से। लेकिन इस बार एक सबसे अहम चीज़ सामने आई शायद कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को सेम ही वोट मिले हैं। एक भी वोट की जो है ना बढ़त है ना एक भी वोट कम है। बिहार के डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, उनको भी उतना ही वोट मिले हैं, और बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम जो है सिन्हा, उनको भी उतना ही वोट मिले हैं। एक भी वोट का अंतर नहीं दिखाई दे रहा कहीं। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी हो या हम सिन्हा की बात करें, देखा गया मनोज सिन्हा जब इलाके में गए तो कैसे उन्हें गाड़ी पे गोबर फेंका गया, फिर वो ये कहते हुए नजर आए कि इस बॉडीगार्ड का क्या फ़ायदा जो गोली नहीं चला सकती है। लेकिन वो वोट फैक्टर की बात करें तो कई से सीटें हैं जहाँ पे महज 100-150 के आसपास से आरजेडी की हार हुई है, उसके उम्मीदवार नहीं जीत पाए हैं। एमआईएम की भी बात करें तो 1 से 2 ऐसी सीट है जहाँ पे 100-120 के आसपास, 150 के आसपास उनके
जो उम्मीदवार है वो नहीं जीत पाए। लेकिन यहाँ पे ये अब तय होता है कि जीत किसकी हुई है। हालांकि अब हम वोटर की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि सम्राट चौधरी स्टार्टिंग में हल्की फुल्की वो पीछे रहे, लेकिन फिर उसके बाद से उन्होंने लगातार बढ़त बनाई। सम्राट चौधरी की हम बात करें, अगर मनोज सिन्हा की बात करें तो माफ़ कीजिएगा, तो इनमें देखा गया कि ये जब वोटिंग जब पड़ रही थी उसके बाद से ही थोड़ा इनका विवाद चला, लेकिन आखिरकार इनकी सीटें निकल गई। तो स्टार्टिंग से ये था कि इन लोगों की सीटें आ जाएगी। और अगर हम चुनाव की बात करें तो एनडीए तो सरकार बना रही थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये सीटें इनकी एक आंधी की तरह आई है तो इस पे सबकी निगाहें और तेज हो गई हैं और शक की सुई सबसे ज़्यादा घूमनी शुरू हो गई कि आखिरकार कैसा इनका एजेंडा रहा या फिर क्या रहा कि ये 80 पार कर गया। वो भी सिर्फ एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी, हम चाहे जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। लेकिन सबसे अहम सवाल एक ये भी है कि शायद कि जिस तरह अभी हम कहते हैं, अगर नीतीश कुमार पलट के महागठबंधन में आते हैं और उनके पास सीटें कम हैं तो निर्णायक भूमिका में वहाँ पे खड़े होंगे चिराग पासवान। अगर उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है, तेजस्वी यादव अपने आप को बैक कर दें कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, सरकार बन जाएगी हमारे साथ मिल करके, मैं उस सरकार में रहूंगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि डिप्टी सीएम के लिए वो ना माने। बट अगर वहाँ पे 2 डिप्टी सीएम की बात की जाती है तो मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आ जाते हैं, मतलब नीतीश कुमार के साथ, तो दिल्ली की कुर्सी भी हिल जाएगी देश के प्रधानमंत्री की और बिहार में सरकार बन जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कहने के लिए अलग हैं, बट जो वहाँ पे हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो चिराग पासवान है वो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। और जिस हिसाब से हमने देखा था कि उनका जो स्ट्राइक रेट है लोकसभा चुनाव में वो भी एक अलग था और इस बार भी स्ट्राइक रेट काफ़ी अलग है। लेकिन अगर हम बात नहीं कर रहे हैं मांझी की, मांझी ने भी तो सीटें जीती हैं। अब अगर मांझी भी खड़े हो जाते हैं कि मुझे भी कोई अच्छा मंत्रालय चाहिए, मुझे भी कोई बड़ा पद चाहिए, मुझे भी डिप्टी सीएम बनना है, तो फिर बीजेपी किस तरह से चीज़ों को मैनेज करे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब सीट शेयरिंग का मामला चला था तो जो कुशवाहा हैं वो नाराज़ हो गए थे और दूसरे जो हैं मांझी ये भी नाराज़ हो गए थे, चिराग पासवान भी नाराज़ थे। तो मांझी को तो बहुत जल्दी मना लिया गया था, लेकिन चिराग पासवान और कुशवाहा को वहाँ बुला करके काफ़ी सारी चीज़ें कही गई थी। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आ गए हैं, इसमें कुशवाहा की पार्टी भी है, इसमें मांझी भी है, इसमें चिराग पासवान है। चिराग पासवान जो है अगर बात की जाए एनडीए में तो तीसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें लेके आई है बीजेपी, दूसरे नंबर पे जेडीयू, तीसरे नंबर पे चिराग पासवान। तो अब ऐसा क्या होगा कि चिराग पासवान ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। हाँ, अगर ऐसी कोई पोस्ट मिलेगी तो मैं अपनी पार्टी के किसी भी लीडर के बारे में बात सोच सकता हूँ। तो एक चीज़ शायद उन्होंने क्लियर ये कर दी कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। और अगर चिराग पासवान बिहार के डिप्टी सीएम बनते तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए ये काफ़ी अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है, उनकी जो पॉलिटिक्स या उनके पिताजी की जो पॉलिटिक्स थी वो उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर उनके चाचा की बात की जाए तो वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल गायब हैं। उन्होंने अपने आप को महागठबंधन में शामिल करने की कोशिश की और शामिल किया कि नहीं किया शायद ये भी नहीं हुए थे। उसके बाद पता नहीं चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि चिराग पासवान जो कि 2020 में बिल्कुल बैकफुट पे थे, इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा परसेंटेज दिया और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में उनको 29 सीटें दी गई, जिसमें से 19 सीटें उन्होंने जीती। तो ये चिराग पासवान के लिए काफ़ी अहम है। और चिराग पासवान की जो बात करने का जो तरीका है या उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ही, अगर हम बात करें जेडीयू या बात करें आरजेडी, उनसे बिल्कुल अलग जो है नज़र आती। नहीं, चिराग पासवान को भी जो सियासत और विरासत मिली है, लेकिन उसको बैलेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया है। उनके कोई बयान भी ऐसे नहीं होते हैं कि वो आप उस पर जो है वो कर सके कि इन्होंने ऐसा बयान दिया। बीजेपी के लीडर्स हों या जेडीयू के लीडर्स हों या आरजेडी के लीडर्स हों, उनके बयान कभी कभी उल्टे सीधे हो जाते, लेकिन वो बिल्कुल नाप तोल के बोलने वाला इंसान नहीं। लेकिन चिराग पासवान की अगर उस पर हम गौर करें तो चिराग पासवान के साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि उन्होंने वक्त रहते बीजेपी का दामन थाम लिया और उसी के आड़ में इनकी लगातार बैक टू बैक सीटें मिल रही है, क्योंकि खुद चिराग पासवान की पार्टी में संबिका चौधरी जो कि उनके पार्टी से सांसद है और उनके पिता जेडीयू में शामिल है। तो अगर चिराग पासवान की बात करें तो एक फैक्टर रहा कि उन्होंने एक वक्त रहते अच्छे पार्टी का दामन थामा, जिसकी वजह से ये लगातार अभी ऊंचाई बुलंदियों पर चढ़ते जा रहे हैं। अगर ये अकेले होते तो शायद इतनी जो इनकी सीटें आ रही हैं
वो आना काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि देखा गया जब स्टार्टिंग में जब ये पार्टी अलायंस में नहीं थी तो इनकी क्या पार्टी की वर्चस्व रहा, क्या वजूद थे, वो सबको पता है। लेकिन बीजेपी में जैसे उन्होंने शामिल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को हनुमान बताना शुरू कर दिया, तो उसके बाद से इनके सीटों में इजाफा होना शुरू हो गया। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो एनडीए में तो इनका तीसरा नंबर है। स्टार्टिंग में ये खबर सामने आई थी कि चिराग पासवान शायद एमपी से इस्तीफा देके बिहार की सियासत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला भी था कि मैं बिहार में सियासत करना पसंद करूंगा, लेकिन फिर ये भी बोला गया था कि मैं सारी सीटों पे चुनाव भी लड़ूंगा। मुझे लगता है कि वो बीजेपी को डराने के लिए, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनको बिहार का चाणक्य कहा जाता है, उनको डराने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें मैनेज होती हैं और चिराग पासवान वहाँ पे 29 सीटों पर राजी हो जाते हैं। उसमें ये भी कुछ खबरें आती हैं कि एमएलसी भी बनाया जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर चिराग पासवान ज़्यादा सीटें जीत करके बाहर आते हैं और इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा सीटें जीत के आते हैं, और एक टाइम वो भी था चिराग पासवान के साथ सामने जब उनकी अपने घर पे जो फूट पड़ी थी, जिससे पार्टी जो है अलग अलग हो गई थी, उसके बाद उस पार्टी को संवारना, उस देखिए आप जितना भी कहें कि कोई जो है क्या बोलते हैं बीजेपी के साथ है, लेकिन उसका अपना भी कुछ एक क्या बोलते हैं नज़रिया होता है, उस नज़रिए के साथ आपको चलना होता है। और आपके पिताजी की लेगेसी, अभी एक बयान सामने आया था चिराग पासवान का, मैं सारी बातें इस तरह बोल रहा हूँ कि यही चिराग पासवान थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार मतलब डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है, ये वो बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन अभी उनकी पार्टी से कितने मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया था उन्होंने? किसके? चिराग पासवान ने कितने कैंडिडेट? नहीं, चिराग पासवान अभी जो हमने रिजल्ट देखा है उसमें ये है कि उनके भी उम्मीदवार पार्टी से एक भी जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो नहीं जीते, क्योंकि जेडीयू ने कुछ दिया। बीच में खबरें सामने आई थी कि चिराग पासवान ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन हमने अभी तक जहां देखा कि वैसा कुछ नाम सामने नहीं आया। लेकिन जेडीयू ने कुछ उम्मीदवारों को, मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिए थे, लेकिन उसमें एक वो जीतने में कामयाब रही। आरजेडी में 3, कांग्रेस में 2, एमआईएम में 5, तो ये कुल मिलाकर 11 जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम जीते हैं। लेकिन चिराग पासवान की सियासत इसलिए भी खास रहती है कि के पार्टी के जो नेता हैं उन पे पूरी तरीके से चिराग पासवान की पकड़ होती है, और देश में कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इनके पार्टी के नेता काफ़ी सूझबूझ के साथ वो मीडिया से ब्रीफिंग करते हैं, बयान देते हैं। इनके पार्टी में 2-3 नेताओं को छोड़ दे तो अक्सर नेता को आप शांत रहते हुए देखेंगे। संबिका जो है वो सबसे ज़्यादा मीडिया ब्रीफिंग करती है, तो उनके भी कुछ वैसे पॉलिटिकल बयान होते हैं, लेकिन किसी खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश नहीं रहती है। चिराग पासवान भी काफ़ी सुलझे हुए हैं, और चिराग पासवान की सियासत की अगर बात करें तो ये लंबी पिच पे बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है शायद कि ये वैसे बयानबाजी से बचते हैं कि आने वाले वक्त में जो उनकी सियासत है वो खराब हो, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके दामन पे कोई दाग हो। अगर चिराग पासवान की पार्टी में बात करें तो इनमें भी मुस्लिम नेता हैं, उनकी भी वर्चस्व मानी जाती है। लेकिन इस बीच अभी जिस तरह से देखने वाली बात होगी कि जो बिहार में मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, उसमें जो सीटें देने की बात होगी, तो चिराग पासवान के पास 19 एमएलए हैं, तो इनमें से किनको कैबिनेट में शामिल किया जाता है, इनके पास कौन सा विभाग बिहार में मिलता है, और कौन सा वैसे इनके पार्टी में नेता है जिनको चिराग पासवान आगे प्रमोट करेंगे। लेकिन मांझी की बात करिए, मांझी को क्या मिलेगा या फिर कुशवाहा को क्या मिलेगा वहाँ पे? नहीं, मांझी के पास तो 5 इनके एमएलए जीते हैं। बीच में भी आपने कहा कि बीजेपी के पास बीच में काफ़ी कुशवाहा की बात करें, मांझी के पास बात करें, ये तो नाराज़ हुए, लेकिन वक्त रहते बीजेपी ने इनको सुलझा दिया, अपने पास रख लिया। तो मांझी हो या कुशवाहा हो, क्योंकि ऑलरेडी पहली जो खबरें सामने आई थी उसमें ये कहा गया था कि कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो वो चीज़ें उनको पहले मिल चुकी है। लेकिन अब मांझी के पास पहले भी मांझी मंत्री रह चुके हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इनके हिसाब से, क्योंकि ये भी है कि जेडीयू और बीजेपी जो बड़े बड़े पोस्ट है वो तो अपने पास रखेगी, वो ना मांझी को देने वाली है और ना आपको कुछ। आप देखिए कि अभी उन 4 लोग जो वहां गए थे आरजेडी में, उनमें से 1 को टिकट दिया गया, 3 को टिकट नहीं दिया गया, वो भी हार गए। तो उनमें से हार गए वो, उनमें से 1 जो है वो वापस आ गए जिनको टिकट नहीं मिला था। असदुद्दीन ओवैसी बहुत माफिया मांगी उनके पीछे, फिर असदुद्दीन ओवैसी नमाज भी पढ़ी। अब फिर वहाँ पे आप देखिए कि एक टाइम ऐसा भी था कि एमआईएम जो थी अख्तरुल ईमान वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ राबड़ी आवाज़ पे जाते हैं और वहाँ पे जा कर के कहते हैं कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो, हमें 6 सीटें दे दो। उसके बाद आप सीट नहीं देते हैं उनको, गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, और फिर कल जब रिजल्ट आते हैं तो आप ये भी देखिए कि एमआईएम फिर दोबारा से वही 5 सीटें जीत करके जो है क्या बोलते हैं लोगों को दिखाती है, और 2 सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पे वो रनर अप रही है, तो रनर अप भी काफ़ी मायने रखता है, और उसके साथ ही उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। ये भी काफ़ी अहम है कि वोट परसेंटेज बढ़ना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके साथ ही अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि बिहार में तो ये खेल अब ख़त्म हो गया चुनाव का,
अब वहाँ पे मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल किसको रखा जाएगा, उसमें किसको नहीं, वो चलेगा। लेकिन उसके साथ ही अब पश्चिम बंगाल की बारी आ गई। जिस तरह अभी आपने बोला कि ये तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है वाली चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो अब पश्चिम बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुस्लिम बाहुल्य, पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है, जो वहाँ पे जा कर के अपनी राजनीति करने की कोशिश करेंगे और उससे वहाँ पे कांग्रेस पार्टी या फिर टीएमसी की बात की जाए, टीएमसी जो है वो बिल्कुल ही बीजेपी के लिए एक वो बन के खड़ी हुई है, उसको अंदर नहीं आने दे रही है। बहुत सारे इल्ज़ामात ममता बनर्जी पर लगाए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं। वहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी घटना होती है उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। आपने देखा होगा इस बीच पश्चिम बंगाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम उन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिन बीजेपी राज्यों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या उन पे वहाँ पे इस तरह से चीज़ें होती हैं, क्या वहाँ पे उस तरह से प्रोटेस्ट होता है? यहाँ पे तो दिल्ली में अगर कोई AQI के लिए प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो आप उसको भी अरेस्ट कर लेते, डिटेन कर लेते हैं। मतलब आप ये भी देखिए कि AQI जो कि बच्चों के लिए और हालांकि हर उसके लिए एज के लोगों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए, ज़ईफ़ जो लोग हैं उनके लिए, या फिर जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए वो चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वहाँ का जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो फैला हुआ है, उसके खिलाफ अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं अगर बीजेपी के कोई लीडर कुछ उल्टा काम कर देते हैं या उल्टा बयान दे देते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारा नहीं था, ये जो है AI द्वारा बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें करते, लेकिन वहीं अगर विपक्ष का कोई लीडर कुछ भी बोल दे तो उस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इसी तरह जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया था, या फिर अगर बात की जाए महागठबंधन के लीडर्स ने छठी मैया का अपमान किया था और उसका सबक बिहार की जनता ने आपको सिखाया है। इसी तरह ये भी कहा गया कि हमारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, गालियाँ दी गई, उसका सबक बिहार की जनता ने सिखाया। लेकिन आपके जो लीडर्स हैं, आपके लीडर्स भी इस तरह के बयान देते हैं। अभी वो बात अलग है कि आप जो है क्लीन स्वाइप करते जा रहे हैं हर जगह, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके साथ भी यही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमने वो भी टाइम देखा है जब आप जो है संघर्ष कर रहे थे सत्ता में आने के लिए, और आज आप सत्ता में हैं तो अपोजिशन संघर्ष कर रहा है सत्ता में आने के लिए। और ये चीज़ें देश की पॉलिटिक्स में जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू करा है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शायद उमर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत TV के साथ। अल्लाह।